न- नमस्ते। मैं भावना संधू। 15 मार्च को शायद चुनाव की घोषणा हो जाए। लोकसभा के चुनाव है और आचार संहिता लग जाए, मगर विधानसभा इतनी शांत। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ऑनरेबल स्पीकर मिस्टर राम निवास गोयल से, जिनके बारे में मैं एक बात कहूँगी कि अमूमन तो मैं बहुत कम बोलता हूँ, मगर जब मैं बोलता हूँ तो बस मैं ही बोलता हूँ। जी नमस्ते सर। नमस्कार भाभी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। पहले तो आपको बधाई हो आपके गठबंधन की। अब ये गठबंधन कितना सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, मेरी राय इस विषय में बड़ा गहन चिंतन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद आज पूरे भारत में इस बात की आवश्यकता है राजनीतिक दृष्टि से कि वर्तमान सत्ता हटनी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है देश में, हर दृष्टि से व्यक्ति परेशान है। जो नारे देखे आए थे वो सब नारे कहीं पर भी धरातल नहीं दिखाई देते। इन सबसे बड़ी बात, मैं किसी भी सरकार का आर्थिक पैमाना उस सरकार की प्रगति का, उस सरकार के विकास का पैमाना मानता हूँ। आर्थिक बजट में घाटा कितना है, उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए गए हैं, वो जीडीपी का कितने % है, वो घाटा दर साल दर प्रति दर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इस कसौटी पर कोई सरकार खरी उतरती है तो सरकार ठीक है। दूसरा पैमाना मैं सरकार का मानता हूँ कि हमारा जो संविधान है वो हमारे लिए बाइबल है, रामायण है, गीता है। उसके अनुसार चलने का प्रयास सरकारें कर रही है, नहीं कर रही, या उसकी परवाह नहीं कर रही। तीसरा पैमाना उच्चतम न्यायालय भारत का, संविधान ने मान्यता दी है, हर व्यक्ति मान सम्मान करता है, उनके निर्णयों को सरकार किस ढंग से स्वीकार करती है। 3 पैमाने मैंने बताया, विकास, आर्थिक प्रगति और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय। इन चारों की कसौटी पर मैं सरकार को तोलूं 100% फेलियर। विकास, जो बातें इन्होंने कही थी उन बातों में कहीं खरा नहीं था। महंगाई आसमान को छू गई, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। यानी हर वक्त कोई ना कोई सबूत छोड़ते हैं चुनाव जीतने का। आजकल मोदी की गारंटियाँ चल रही हैं। चलिए, ये उनका अपना सोचने का तरीका है। लेकिन दूसरा जो मैं पहलू बताना चाह रहा हूँ, आर्थिक। आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2014 में वर्तमान सरकार आई, बीजेपी तो कहना ही छोड़ दिया, मोदी सरकार आई और फिर बीजेपी सरकार। कुल 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था। यानी आज़ादी के बाद से 2014 तक 67 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट, कुछ सालों को छोड़ दें, अधिकांश 55 साल सेंटर में कांग्रेस की सरकार रही और कर्जा कुल 55 लाख करोड़ रुपया। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वोट देने से पहले एक बार विचार कर लीजिए, गहराई से विचार कर लीजिए कि पिछले 9 सालों में, 10 सालों में, 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार उर्फ बीजेपी सरकार ने कितना कर्जा लिया है। आज कर्जा बढ़कर के इन 10 सालों में 155 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख करोड़ रुपया 10 सालों में कर्जा, जो रिकॉर्ड है। एक स्पीकर बोल रहा, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति,
खा गया है पैसा। चलिए, आपने तंज कस दिया। तंज नहीं कसा, इसको तंज मत कहिए, जी मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, फैक्ट पर बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे चेक करिए, जाइए 2014 तक केंद्रीय सरकार पे कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा हो गया। हकीकत सामने आई, तंज नहीं है ये मैं आईना दिखा रहा हूँ। और मैं इसलिए दर्शकों से कह रहा हूँ, तुलना कर लीजिए, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान कर्जा लेता है, कर्जा लेकर फैक्ट्री को चलाता है, तो एक न एक दिन वो फैक्ट्री बंद होती है। कोई घर के खर्चों को चलाने के लिए कर्जा लेता है, वो घर एक न एक दिन डूबता है, फांसी लगाने की नौबत आती है कर्ज में डूबे परिवार। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि देश पिछले 10 सालों में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 155 लाख करोड़ के कर्जे में डूब चुका है। अब कोई भी सत्ता में आया, सत्ता परिवर्तन हुआ, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे इस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए। बजट का मोर देन 20% ब्याज में जा रहा है, मोर देन 20% इंटरेस्ट पे हो रहा है टोटल एनुअल बजट का, जबकि हम 22% एनुअल बजट का एजुकेशन में दे रहे हैं दिल्ली सरकार, और केंद्र सरकार का 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट में जा रहा है। काम खड़े चिंतन करना पड़ेगा। अच्छी बात है मंदिर बनना, हम भी समर्थन में हैं, लेकिन इन चीज़ों की कसौटी पर। तीसरा पहलू, फिर मैं आपके क्वेश्चन लूँगा। तीसरा पहलू मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कहा, संविधान में परिवर्तन करने के लिए कमर कसे बैठे, कमर कसे बैठे। क्या जरूरत है 400 सीटों की? आज तक किसी और कांग्रेस की सरकार इतने साल रही, मैं उनकी समर्थन नहीं कर रहा हूँ उनकी सरकार का। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हमको 400 सीट दीजिए। 400 पार क्यों, किस लिए? 280 में मेजोरिटी आती है, शासन करिए, ठीक से करिए। संविधान की धज्जियां इन्होंने उड़ा रखी हैं। 5 साल ये इंतजार नहीं कर सकते। अगर किसी विरोधी दल की सरकार आ गई, लोकतंत्र का हनन किया हुआ, हत्या की हुई, अभी वर्तमान में हिमाचल की सरकार को गिराने का प्रयास किया। अरे 5 साल जनता ने मैंडेट दे दिया, आप अच्छे काम करिए, जाइए जनता के बीच में, केंद्र में आपकी सरकार है, अगली बार पलट देगी। लेकिन आपने तो एक रास्ता अपना लिया, रास्ता वो आपको सबसे सस्ता लगता है। काम मत करिए, दूसरे दल के लोग आए, उनको तोड़िए, अपनी सत्ता ले आइए। मध्य प्रदेश में ले आए, महाराष्ट्र में ले आए, कर्नाटका में लेके आए, गोवा में लेके आए, कहाँ नहीं लेके आए। तीसरा, संविधान से जोड़ के बात कह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विरोधी दलों पे आप लल डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप जिन पे भी ईडी सीबीआई भेजते हो, उनको धमकाते हो, धमका के मोदी जी अपनी वॉशिंग मशीन में धो देते हैं। अजीत पवार आ गए, आसाम के मुख्यमंत्री, कितने लोगों के नाम गिने। भारत में ये कभी नहीं होता था। ये संविधान पर बहुत बड़ा कलंक है, संविधान का मजाक है। राजीव गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी मेहनत करके, जो कभी 1/3 होता था, 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ विधानसभा और पार्लियामेंट, दल बदलते हैं तो उसको मान्यता मिलेगी। यानी 90 मेंबर में से 1/3 सदस्य किसी भी सदन को बदलते हैं तो मान्यता उनको मिलेगी, बदल सकते। उसको अब 2/3 कर दिया गया है, 2/3। अगर 90 में से 60 एमएलए दल बदलते हैं तो उसको मान्यता मिलेगी, नहीं तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। अब इन्होंने उसका रास्ता निकाल लिया, इस्तीफे दिलवा दीजिए। कहीं हम 5-6 की मेजोरिटी से नहीं, सत्ताधारी दल के 10 के इस्तीफे दिलवा दीजिए, बस। वो माइनॉरिटी में आ गए, मेजोरिटी में आ गए, फिर री इलेक्शन होंगे, देखा जाएगा। जो व्यक्ति 5 साल चुन करके आया है,
मैं अटल जी का नाम लेके कोट कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से एक और सीख देना चाहता हूँ। मैं बीजेपी में रहा हूँ, जिया मैंने बीजेपी। अटल जी की सत्ता एक वोट से गिरी थी पार्लियामेंट में, एक वोट से। जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अटल जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने भाषण में बोला था, मंडी सजी हुई थी, खरीदार कोई नहीं था, हम भी एक दो सांसद खरीद सकते थे। आज मंडी सजाना, ब्रीफकेस लेके पहुंचना, ये वर्तमान सरकार का संविधान की मर्यादाओं को तोड़कर धर्म बन गया है। तो ये एक धज्जियां उड़ाई जा रही है। भारत का भविष्य क्या होगा, भारत के लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, भारत के संविधान का भविष्य क्या होगा, देश के लोगों को वोट करने से पहले इसका चिंतन करना चाहिए। चौथी बात मैंने कही, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है उनके निर्णय आ रहे हैं, दाद देनी चाहिए। एक साहसिक आदमी, लोहा लेने वाला पैदा तो हुआ। मैं नहीं कहता उसको लालच नहीं दिया गया। चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि इनसे पूर्व चीफ जस्टिस को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, कोई नहीं कुछ तो दाम में खाना था। अगर न्यायाधीशों को हम इस ढंग के पद देने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, 100%। न्यायालय ने अभी 3 निर्णय बहुत गंभीर निर्णय किए। पहला निर्णय किया इन्होंने 8 साल बाद दिल्ली की सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। 2023 में अमेंडमेंट कर डाला। क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को 8 दिन में आपने बदल डाला। इतना सब्र नहीं कर सकते। दिल्ली में शासन है, भारतीयों का है, पाकिस्तानियों का। एलजी के हाथ में सर्विसेज दे देंगे तो किसी टीचर को स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरा निर्णय, सर हमारे चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया, कौन चुनाव आयुक्त बनेगा। परसों एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, एक पहले जा चुके थे। चुनाव आयुक्त की मेजोरिटी खत्म हो गई, एक ही रह गए। कोई भी मेजोरिटी से डिसीजन होने के लिए 3 में से 2 चाहिए। आज केवल एक अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त। अब आनंद फानंद में आज डिक्लेयर किया है कि हम 15 को दोनों चुनाव आयुक्त तय कर देंगे। अब चुनाव आयुक्त तय करने की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कठोर, बहुत अच्छा निर्णय दिया था। डाल देता हूँ मैं इनके साहस की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 व्यक्ति चुनाव आयुक्त तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक चीफ जस्टिस होगा, एक एलओपी होगा, नेता विपक्ष लोकसभा, और एक सत्ता पक्ष से होगा, सत्ता पक्ष से जिस भी मंत्री को तय करना चाहिए। लेकिन मोदी उर्फ भाजपा सरकार को कब से बदल दिया निर्णय। नहीं एक एलओपी होगा, 2 हमारे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रद्द करके, अरे सम्मान करते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। पूरे भारत का संविधान का सम्मान होता, भारत के 140 करोड़ जनता का सम्मान होता। लगता कहीं न्याय है, हम गर्व से कह सकते थे। नहीं, चुनाव आयुक्त जो तय हो निष्पक्ष हो। इसी में दाल में काला दिखाई देता है कि 2 हमारे होंगे, हम अपनी मर्जी का चुनाव आयोग तय करेंगे, फिर उससे जो मर्जी आय करवाएंगे ईवी मशीनों में। इसलिए बदला। तुम्हारी दाल ही काली नहीं, तुम बिल्कुल काला। तीसरा निर्णय, जो चुनाव के लिए जो बॉन्ड जारी किए गए, 3-4 साल से चल रहा था, खेल रहे थे, हजम हो रहा था सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर करे कि चुनाव फंड में किस किस पार्टी को किस किस ने कितना चंदा दिया, क्या दिक्कत है उसमें? तो बहुत ईमानदार है, अपनी ईमानदारी का दम ठोकते हैं, और सब बेईमान हैं। आप एक ईमानदार हो, और ईमानदार होने के बाद आपके पैरों की जमीन खिसक गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है हम जून के बाद डिक्लेयर करेंगे, चुनाव निकल जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बुला लिया। ये जो निर्णय है ये देश को रसातल में ले जाए। और बहुत निर्णय, मैंने मुख्य 3 निर्णयों की बात की। तो सरकारों को गिराना, 5 साल सब्र करो। अरे अटल जी ने इतने साल सब्र किया, नेता विपक्ष बन के रहे। तुम एक स्टेट की सरकार के लिए सब्र नहीं कर सकते? इतना तुम्हारा दम फूल रहा है। अटल जी ने 40 साल तक निरंतर विपक्ष में बैठ के ललकारा है सरकार, एक दिशा दी है देश को, और तुम दिशाहीन देश को सब्र करना सीखो, सब्र में मिठास नहीं। तो मैं इस चुनाव के संबंध में इसलिए मैंने बातें कही हैं। भाजपा या जनसंघ सत्ता में नहीं आए थे, गठबंधन की राजनीति आरंभ हुई थी। इन्होंने गठबंधन की राजनीति आरंभ की थी, और गठबंधन की राजनीति से ही अटल जी 1996 में सत्ता में आए थे। बहुत दल थे उसमें, आज इनकी सत्ता आ गई तो दूसरे दल कांग्रेस अन्य को मिला के गठबंधन कर रहे हैं, तो इनको परेशानी हो रही है। उस गठबंधन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, नीतीश कुमार उसकी उदाहरण है। तो गठबंधन सही मायने में अगर हो गया, चल गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ सभी विपक्षी दलों को इंडिया के साथ गठबंधन में जुड़ करके एक ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से देश में माहौल है, महंगाई को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर सरकार बदलेगी। आपने कहा अभी कि संविधान आपके लिए सर्वोपर है, मगर आपके ही मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बार बार नोटिस की अवहेलना कर रहे हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट एजेंसियाँ कितनी गवर्नमेंट रह गई ये हम सबको पता है, मगर फिर भी लोकतंत्र और कानून की भी तो मर्यादा है कहीं। केजरीवाल जी ने जो भी नोटिस आया अब तक, ईडी ने किसी दुर्भावना से भेजा। उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं बाहर के चुनाव में, उस दिन ईडी का नोटिस। ईडी को जब ये मालूम था कि विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है, 2 नोटिस। और ईडी जो नोटिस भेज रही है उसकी भाषा वकीलों से सलाह की है, नोटिस ही अपने आप में कहीं स्टैंड नहीं करता। तीसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे ही पूछ रहा हूँ, जब ईडी कोर्ट में चली गई, कोर्ट में गई ना जी 7 फरवरी की शायद डेट थी, हाँ जी 7 फरवरी को कोर्ट ने कह दिया, सेशन उस दिन चालू था, कोर्ट ने कह दिया 16 फरवरी को आ जाए। 7 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में 4-4 नोटिस भेजने की आवश्यकता क्या थी? कोर्ट के निर्णय का इंतजार करो। कोर्ट ने जब डेट दे दी 7 फरवरी को, केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन दी, बजट सेशन चल रहा, वर्चुअल वो प्रेजेंट हुए, 16 तारीख दे दी, तब तक इंतजार करो। वो संविधान की उल्लंघन नहीं है? वो संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? इसी विषय में, मैं इस विषय में आपने छेड़ा तो मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोलते हैं मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए, ईडी को बोलते हैं, और जग जाहिर है, सबको मालूम है कि जो आप सबूत लेके आए हैं
मेरिट पे चर्चा जिस दिन बहस होगी, ये सबूत 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे, ये बोला है ना। तीसरा, आखिर आज आज़ादी के बाद 75वीं वर्षगांठ, अमृत महोत्सव, सारी बातें थी, क्या जरूरत पड़ गई थी ईडी के कानूनों को बदलने की? पहले ये होता था, ईडी का नोटिस किसी हो गया, उसको हक था जमानत लेने का, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में जमानत हो जाती। उस कानून को ही बदल दिया। जब तक मुजरिम जो है अपने आप को साबित नहीं कर देगा कोर्ट में कि मैं निरपराध हूं, तब तक जमानत नहीं होगी। इसलिए जमानत नहीं हो रही। ईडी इसलिए नहीं है, ईडी की रेड पड़ रही है इसलिए कि उनको दफन करना। एक केजरीवाल है इस वक्त पूरे भारत में, जो कुल 12 साल में 2 स्टेट और भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, राष्ट्रीय पार्टी बने। उनको ये लगता है आज कि केजरीवाल के कदम इसी ढंग से बढ़ते रहे तो केजरीवाल एकदम प्रधानमंत्री बने। देश में उनकी नीतियों के कारण, उनकी सफलताओं के कारण, एजुकेशन पे किए गए कामों के कारण परेशान है। इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विपक्ष कहता है कि जो आपके पहले की पेंशन है वो तो सुचारू रूप से चल नहीं रही, उस पर आपने एक महिलाओं को नया उपहार दिया है 1000 रुपये महीने का, तो ये सिर्फ एक आपका चुनावी पैतरा है या ये लगातार चलेगा? देखिए, केजरीवाल ने जो जब भी वायदे किए हैं, 9 साल हो गए, एक भी वायदा ऐसा नहीं जो लगातार नहीं चला। एक एक गिनवाता हूँ। हम जब सत्ता में आए उस वक्त पेंशन जो है 1000 रुपये मिलती थी या 1500 रुपये मिलती थी, वो हमने 1000 रुपये बढ़ाई। 1000 की, 2000 की, 1500 की, 2500 की, और वो 9 साल से बराबर 2500 मिल रही है। आपने कहा कि पेंशन नहीं मिल रही, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया। वो सुचारू रूप से नहीं मिल रही। मैं चाहूँगा ये पहलू जनता को समझाएं। जितनी भी पेंशन दिल्ली में लग रही है, शुरुआत जब पेंशन की शुरू की कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, मैं पहले विधायक था 1993 में, ये पेंशन तब शुरू हुई थी। 300 रुपये महीना पेंशन मिलती थी 1993 जो उठाई जाए। उस 300 रुपये महीना में से एक छोटा सा हिस्सा 100 रुपये महीना सेंट्रल गवर्नमेंट का आता था, और वो फिक्स था कि इतने लोगों को आप पेंशन देंगे। अगर आपको ज़्यादा देनी है पेंशन तो सरकार उसका, स्टेट गवर्नमेंट उसका बोझ उठाए। सपोज उन्होंने दिल्ली के लिए 1 लाख पेंशन सेंक्शन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 1 लाख का पैसा हर महीने आ जाता। हमने 2 लाख देनी है, 3 लाख देनी है, तो हम अपनी जेब से देंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जेब से। यह हिस्सा आज से 3 साल पहले तक जो भी उनका हिस्सा है इस वक्त बढ़कर मुझे बहुत कम है। मुझे लगता है एक पेंशन के पीछे 250-300 रुपये महीना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आ नहीं रहा। रुला रुला के भेजते हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा, स्पीकर की हैसियत से बोल रहा, वो हिस्सा नहीं आएगा। दिल्ली सरकार तो बजट में उतना प्रोविजन करेगी, एनुअल बजट में, जितना हिस्सा उनको देना, बाकी हिस्सा वहाँ से आएगा। वो जब हिस्सा उस पेंशनधारी का नहीं आता, हमारा पैसा बैंक में पड़ा, वो पैसा जब तक नहीं आएगा पेंशन जाती नहीं। इसलिए पेंशन लेट हुई। और मैं अगर असत्य बोल रहा हूँ चैनल पर, तो मैं इसका कसूरवार हूं। जो सजा मुझे दें, जवाब दें। अगर किसी में हिम्मत है, कितने सालों, कितने महीने से आप पेंशन रोक रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन, अभी जब कोरोना से पहले हमारी ओल्ड एज पेंशन हमने नई जो हर साल देते थे वो रुक गई। इस समय लगभग 8 लाख पेंशन हम दे रहे हैं। 8 लाख पेंशन दिल्ली में दे रहे हैं, जिसमें विडो हैं,
ओल्ड एज हैंडीकैप्स। विडो होने पर 2,500 पेंशन तो मिलेगी मिलेगी। हमने लमसम 20,000 रुपये देना भी शुरू किया इमीजिएट उसको घर का संभालने के लिए। वो आज 9 साल से हम दे रहे हैं। विडो की लड़की की शादी के लिए 31,000 रुपये देना शुरू किया। 2 लड़कियों के लिए, ज़्यादा के लिए नहीं। किसी विडो की 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों के लिए वो शादी पर 31,000 रुपये ले सकते, वो आज तक दे रहे हैं। हमने बंद नहीं किया। हमने महिलाओं के लिए बस माफ की, वो आज तक हम दे रहे हैं। बड़ा विरोध हुआ, केजरीवाल को कहना पड़ा महिलाएं टिकट ले लें जिनको देनी है, बीजेपी की महिलाएं या और महिला वो टिकट ले लें। जिन लोगों को विरोध करना है उनसे कहिए अपने घर की महिलाएं टिकट लेके बैठे। हम जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं, वो टिकट मांगेगा तो टिकट नहीं मिलेगा क्या? बिजली की जहाँ तक सब्सिडी की बात है, जब से शुरू की थी आज तक हम दे रहे हैं 200 यूनिट बिल्कुल फ्री। 400 यूनिट के बिल का आधा फ्री। पानी हमने 20 किलो लीटर का वो हम फ्री दे रहे हैं। लास्ट ईयर हमने इस योजना में एक चीज जोड़ दी, फ्री 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 बहुत बोल रहे थे। हमने कहा जिनको फ्री चाहिए, बिजलियाँ फ्री चाहिए, वो फॉर्म भरेंगे। क्यों बीजेपी वालों ने फॉर्म भरे? उनकी स्क्रूटनी में हम इतनी घटिया राजनीति नहीं करते। फॉर्म भरे उन्होंने। इससे भी ऊपर यही क्यों, इसी को रोते हैं ये, और कुछ नहीं बोलते। दिल्ली का कोई भी सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाए, मेरी दिल्ली का कोई भी सिपाही किन्हीं बदमाश को पकड़ते हुए मारा जाए, मेरी दिल्ली का कोई भी फायर ब्रिगेड का कर्मचारी आग बुझाते हुए मारा जाए, शहीद हो जाए, कोई टीचर स्टूडेंट से उसके साथ चाकू वाकू चला दिया, ऑन ड्यूटी डेथ हो गई, मालूम है दिल्ली सरकार कितना देती है? 1 करोड़ रुपया। दिल्ली के सैनिक जो, अगर मुकाबला करना है तो आओ ना। पुलवामा में 45 सैनिक शहीद हुए, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी। बीजेपी, मैंने तो कहा भी एक जगह, बीजेपी के लोग कनस्तर लेके सड़कों पे भीख मांगने निकल गए उन सैनिकों के परिवारों के लिए। वो सैनिक है, शहादत दी है, उसकी शहादत को प्रणाम करो। 50 लाख रुपया केंद्रीय सरकार दे और 50 लाख रुपया जिस स्टेट का रहने वाला था वो दे, उसकी शहादत को नमन करके 1 करोड़ रुपया दे। तुम्हारे हिम्मत नहीं है, एक छोटी सी स्टेट वाला केजरीवाल दे रहा है। कुछ सीखे बीजेपी वाले, सीखे मोदी जी। कोरोना में जितने शहीद हुए लिस्ट लगी है, उसकी मैं चाहूँगा वीडियोग्राफी करूँ। शहीद स्मारक बना हुआ है जहाँ आपने एंटर किया, वेलकम लिखा हुआ है, और उनके पीछे उनके नाम लिखे सबके, उनके हॉस्पिटल्स के किस विभाग का वो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक जितने भी शहीद हुए हैं कोरोना में, सरकारी कर्मचारी, 1 करोड़ रुपया सबको केजरीवाल सरकार ने दिया। मोदी जी आप तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे, बड़ी पीड़ा होती है। और इसीलिए दिल्ली में कोरोना की लड़ाई हम इज्जत से लड़ पाए, इज्जत से। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनका विरोध। अरे तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। तीर्थ यात्रा हमने कहा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग आइए हम तीर्थ यात्रा आपको करवाएंगे। अब तक 90,000 लोग दिल्ली के बड़ा हिंदू 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 करते हैं। क्यों नहीं केजरीवाल से सीख के लेके जाओ ना तीर्थों पर। जिन लोगों ने कभी केदारनाथ के दर्शन नहीं किए, जिन लोगों ने कभी बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए, जिन लोगों ने कभी द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए, रामेश्वरम के दर्शन नहीं किए, पुरी के दर्शन नहीं किए, क्यों नहीं दर्शन करवाते? कंटिन्यू चल रहा है हमारा प्रोसेस, हमने बीच में कोई रोका नहीं। आज 1,000 रुपया
पंजाब में हमारी स्कीम चालू है, जी, डिक्लेयर की पंजाब में चालू। यहाँ वो तो आपके भी मैनिफेस्टो में भी लिखा हाँ। हुआ था। यहाँ भी है, यहाँ हमने दिया 1,000 रुपये यहाँ दे रहे। हर उस महिला को, एक परिवार में कितनी भी महिलाएं हों जिनको दिल्ली सरकार से पेंशन नहीं मिलती, ओल्ड एज पेंशन या बूढ़ो पेंशन नहीं मिलती या हैंडीकैप पेंशन नहीं मिलती, और जो इनकम टैक्स पे नहीं है या जो सर्विस में नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन सबको 1,000 रुपये महीना हम देंगे। और उसके लिए इस बार बजट में 2,000 करोड़ रुपया प्रोविजन कर दिया। कोई ऐसी स्कीम नहीं जो चालू की हमारी अब तक नहीं चल रही। स्कूल हमारे अच्छे हो गए, बिल्डिंगें बन रही हैं सब दबा दो। इतना बढ़िया एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं या बिक रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं बच्चे। कॉलेज पे कॉलेज खुल रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़िया हो गया, मोहल्ला क्लिनिक, लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री मिल रही हैं। दिक्कतें आती हैं सब चीज़ों में, मैं नहीं कहता दिक्कतें नहीं आती, लेकिन उनका सामना करके हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इन सब चीज़ों को बहुत छोटा कर देती वो ये है, 10वां बजट इस बार पेश किया गया है। हमने कोई लोन ले लिया मोदी और भाजपा की सरकार की तरफ से। हमारी सरकार 1 रुपये के घाटे में नहीं। 30,000 करोड़ के बजट से सफर आरंभ किया था, इस बार 78 करोड़ का बजट, 78,000 करोड़। 30,000 करोड़ से बजट शुरू करके 10 साल में हम 78,000 करोड़ की यात्रा की है। बहुत बड़ी बात है। किसी सरकार से पूछ लें कितने कितने करोड़ों के घाटे में है, कितना कितना लोन है, हर वर्ष दर वर्ष घाटा है। वो तो फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे। ये सीखना है तो आम आदमी पार्टी सिखाने के लिए तैयार है। आइए सिखाइए, सीखिए हमसे। चलिए, गोयल साहब ने कहा हम मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे, हम विकास कार्य पे काम कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपने जनरल सीट पे एक दलित को उतार दिया, क्या आपको कोई चेहरा नहीं मिला या ये एक चुनावी ट्रम्प कार्ड है? कोई चुनावी ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये स्वाभाविक चीज़ है। जहाँ तक आपने कहा कोई चेहरा नहीं मिला, सबसे बड़ा मैं चेहरा बैठा हूँ। आतिशी जी थी, मनीष जी थे और बहुत लोग हैं। लेकिन पार्टी ने युवाओं को चुनाव लड़वाना उचित समझा और ये ठीक भी है। एक बात। दूसरी बात, एनर्जेटिक लड़का है, काउंसलर बना, काउंसलर के बाद 3 साल के अंदर विधायक, विधायक के बाद अब सांसद का टिकट मिला। कुछ तो उसमें एबिलिटी है, काम करने की योग्यता है। पिताजी उसके सफाई कर्मचारी थे मुझे। तीसरी बात, ऐसा क्वेश्चन करने वालों को मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या भारत का संविधान ये कहता है कि SC SC जो रिजर्व सीट है वहीं से लड़ेगा? क्या SC व्यक्ति कहीं भी वैकेंसी निकलती है, क्या जनरल सीट पर वो अप्लाई करना अपराध है? क्या वहाँ नहीं कर सकता? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं मैं आ रहा हूँ उसी बात। एक SC ST का व्यक्ति जो है कि गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकल गई हैं, वो जनरल पर भी ट्राई कर सकता है, SC ST सीट पर भी ट्राई कर सकता है। ये तो एक भारत में परंपरा ऐसी बना दी कि SC ST सीट से लड़ेंगे। उस परंपरा को तोड़ने का साहस केजरीवाल ने किया है और उस साहस के लिए उनको दाद देनी चाहिए। वहाँ से एक SC ST का कैंडिडेट जीत को मद्देनजर रखकर मैदान में उतरा। और यहाँ एक बात और जोड़ रहा हूँ, उस कैंडिडेट के उतरने के बाद बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए हैं। 5 कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन पूर्वी दिल्ली से अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। कुछ तो बात है, कैंडिडेट को कुछ तो और बताइए। चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ स्पीकर साहब गोयल जी।